पैदा होगा, उससे हम लोग एक होंगे। मगर साथियों, करना तो दीना बाना वाल्मीकि साहब चाहते थे यही कि बहुजन समाज की स्थापना हो सके, बहुजन समाज एक हो सके, बहुजन समाज आपसी मतभेद बुलाकर एक साथ खड़ा हो सके। मगर ये हो नहीं पाया क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि जो मैं बता नहीं सकता आपको। मगर आज 5 साल से पूरे देश में भीम आर्मी काम कर रही है और आपको ये जानकर बड़ा हर्ष होगा, उल्लास होगा कि जब कहीं पर भी अत्याचार होता है, शोषण होता है या किसी के साथ भी कोई भी दुराचार होता है तो उसमें भीम आर्मी सबसे पहले पहुंचकर उसकी जाति धर्म ना देखकर उसको न्याय दिलाने का काम करती है। जब पुलिस उनके ऊपर, जिनके ऊपर अत्याचार होता है, जब पुलिस उनके साथ नहीं खड़ी होती, तब अगर कोई खड़ा होता है तो पूरे देश में, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे गांवों में तब कोई खड़ा होता है तो भीम आर्मी खड़ी होती है। साथियों, ये ताकत हमको एक आदमी से नहीं मिली, ये ताकत हमको उत्तर प्रदेश से नहीं मिली, ये ताकत हमको मध्य प्रदेश से नहीं मिली, ये ताकत हमको बिहार से नहीं मिली, ये ताकत मैंने अकेले ने नहीं बनाई है। ये ताकत बनाई है तो तमाम आप जैसे नौजवान युवाओं ने बनाई है, जो लोग अनुयायी हैं गुरु महर्षि वाल्मीकि भगवान के, जो आस्था रखते हैं संत शिरोमणि रविदास जी से, जो लोग आस्था रखते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से, जो लोग आस्था रखते हैं बहुजन समाज में जन्मे सभी बहुजन महापुरुषों से, वो तमाम लोगों ने आपसी अपनी मतभेद भुलाकर आपसी भाईचारा बनाया और इस भाईचारे को बनाकर पूरे देश में भीम आर्मी ने अपना परचम लहराया। साथियों, जैसे कि यहाँ पे जिस जाति से मैं जन्मा हूँ उसी जाति के यहाँ पे लोग बैठे हैं और जो व्यवसाय मेरे माता पिता करते हैं वही व्यवसाय यहाँ पे वही लोग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश, भाई तो बात कर रहे थे नोएडा की, ये उत्तर प्रदेश श्रापित हो चुका है ठेकेदारी प्रथा से। तो भाई ने कहा कि हम चाहते हैं नोएडा ठेकेदारी मुक्त हो, मगर मैं कहना चाहता हूं नोएडा ही क्यों, उत्तर प्रदेश क्यों ना इससे मुक्त हो, क्योंकि जिस जाति से हम लोग आते हैं वो जाति पूरे देश में रहती है। आपको पता नहीं होगा बंगाल में वाल्मीकियों को क्या बोला जाता है, आपको ये भी ज्ञात नहीं होगा बंगाल में अगर वाल्मीकियों को बोला जाता है तो चंडाल बोला जाता है। आपको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार में वाल्मीकियों को क्या बोला जाता है, आपको ये नहीं पता होगा मध्य प्रदेश में वाल्मीकियों को क्या बोला जाता है। मगर उन तमाम जातियों को, जो जाति बड़ी थी, उन तमाम जातियों को साजिश के चलते, साजिश करके उनको अलग अलग नाम से उनको अलग अलग राज्यों में पुकारा गया। तो ये क्यों ना ऐसा हो कि ये पूरे भारत से ही ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी जाए। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन कहूँगा, असंवैधानिक है। जो ठेकेदारी प्रथा है वो असंवैधानिक है। जैसा कि आपको मैं बता देता हूँ, नरेंद्र भाई ने भी अपनी बातों में बहुत बार बताया होगा और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उन्होंने भी संविधान में पढ़ा होगा। संविधान में साफ साफ लिखा है कि जो कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता वो कभी ठेकेदारी प्रथा में नहीं जाएगा। आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, पुलिस, सिक्योरिटी और फोर्सेस का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए वो कभी ठेकेदारी प्रथा में नहीं गया। मगर वो काम भी बहुत जल्द अब ठेकेदारी प्रथा में जाने वाला है। आपको पता नहीं होगा कि साथियों, पहले तो 60 साल का रिटायरमेंट था, उसके बाद 58 कर दिया गया, मगर अब बहुत जल्द ही 50 साल की, जो 50 साल के उम्र से ज़्यादा हैं उनकी सूची बनाई जा रही है और उनको मेडिकल के माध्यम से अनफिट बताकर उनको घर में बिठाने का काम करने की भी तैयारी चल रही है। आपको पता नहीं होगा, जो शिक्षा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सभी लोगों के लिए सामान्य करके गए थे, सभी लोगों के लिए फ्री करके गए थे, उस शिक्षा के अंदर भी
बहुत जल्द निजीकरण होने वाला है। जो सभी चीज़ें, जो तमाम सुख सुविधाएं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको संविधान के माध्यम से दे के गए थे, वो सभी चीज़ों को ख़त्म करके बहुत जल्द उसको निजीकरण में थोपने का काम किया जा रहा है। लगातार इस देश की जीडीपी डाउन होती जा रही है और जो सरकार के खास लोग हैं उनकी जीडीपी और उनकी औकात बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं जब लॉकडाउन लगा था, जब अंबानी और अडानी 10वें नंबर पे होया करते थे। दुनिया की जीडीपी घटी है, दुनिया की अर्थव्यवस्था घटी है, दुनिया की कमाइयाँ घटी है, मगर अंबानी और अडानी की कमाई बढ़ी है। आज वो 5वें नंबर पे है। साथियों, हमारे लोग, हमारे नौजवान, हमारे साथी बहुत सारे लोग हैं, जो लोग बहकावे में बेचारे जल्दी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण, अज्ञानता इसका बहुत बड़ा कारण है। अज्ञानता के चलते हमारे जैसे लोगों को जैसा कह दिया जाता है वैसे ही हो जाता है। मगर साथियों, मैं देख रहा हूं कि पिछले 6 सालों से, जब से केंद्र सरकार में आई है, तो ये बैकफुट के दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से हमारे हक अधिकारों को गला घोटने का काम कर रही है। हमारे नौजवान इस बात को नहीं जानते और ना ही जिस मीडिया को, मैं तो ये भी कहूँगा, जिस बिकाऊ मीडिया को हम लोग अपने घरों में देखते हैं, वो मीडिया कभी हम लोगों के हितैषी नहीं हो सकती। वो हितैषी है तो वो उन लोगों की है, सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों की है। वो जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि हमारे बीच हमारे भाई रमन वाल्मीकि थे कभी शहीद रमन भाई, जिनको जेल में मार दिया गया, उनकी खबर एक दिन भी मीडिया ने नहीं दिखाई। लॉकडाउन में इतना बड़ा उनका जलसा हुआ, उसकी खबर एक बार भी मीडिया में नहीं दिखाई। और एक सुशांत सिंह वाल्मीकि, वो एक सुशांत मार दिया गया, उसको मीडिया ने 1.5 महीने चलाया। क्यों? क्योंकि उनके लोग स्थापित हैं, उनके लोग स्थापित हैं सत्ता और मीडिया में भी और अधिशासित पदों पर भी। इसी हमारे लोगों की खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। साथियों, अभी दिल्ली में हमारे 80 घर तोड़े गए, उसकी खबर एक दिन मीडिया ने नहीं दिखाई, मगर कंगना रनावत का थोड़ा सा छज्जा भी झाड़ दिया गया। तो आज 5 दिन हो गए, मीडिया जो है अलावा कुछ और दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और साथियों, आपको एक बात और बता दूं, आप भी जानते होंगे, अवगत होंगे इस बात से। अभी आ रहे हैं हम लोग अपने झुग्गी बस्तियों में मीटिंग करके, दिल्ली एनसीआर में बसने वाली 48,000 झुग्गियों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तोड़ने का आदेश दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं अपने नौजवान साथियों से, कौन रह रहा है उन झुग्गी झोपड़ियों में जो रेल के किनारे बसी हैं? उसमें रह रहे हैं तो कौन रह रहे हैं? एससी रह रहे हैं, एसटी रह रहे हैं, ओबीसी रह रहे हैं और माइनॉरिटी रह रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उसमें एक भी जनरल रहता होगा। तो इसी के चलते उनको जो है षड्यंत्र के तहत तोड़ा जा रहा है। साथियों, मैं तो बात करने के लिए तो बहुत सारी है, मगर बहुत और कहीं भी जाना है। मैं ये जरूर कह सकता हूं, मैं ये नहीं कह सकता उन नेताओं की तरह कि आपको तैयार करूं और आंदोलन के लिए कि मैं तुम्हारी ठेकेदारी प्रथा खत्म कराऊंगा। मैं नहीं कह सकता इस बात को कि आओ मेरे साथ चलो, उस दिन जो है ठेकेदारी प्रथा खत्म करा दूंगा। मगर नहीं, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि तैयार हो अपने सरकार बनाने के लिए, तैयार हो अपने लोगों को वोट देकर उनको वहां भेजने के लिए जो तुम्हारे हक अधिकार की बात उठाए। और मैं ये आपके बीच में वादा करके जा रहा हूं, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, उसी के तीसरे दिन पे जो 30 सालों से हमारे ऊपर अभिशाप है, जो श्राप कह लो, उसे अभिशाप कह लो, उसको 3 दिन के अंदर खत्म करने का काम आजाद समाज पार्टी करेगी। साथियों, आपने अपना कीमती समय 50-50 सालों से कांग्रेस को दिया, कभी बीजेपी को दिया, कभी किसी और को दिया। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि 2022 तक अपने भाई का हाथ पकड़ लो, टांग ना खींचने की कोशिश करना। अगर 2022 तक आप लोगों ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और सरकार बनते ही अगर आपका ये अभिशाप 30 साल का 3 दिन में ना खत्म कर दूं, तो मेरे नाम का जूता टांग देना, जहां चाहे वहां टांग देना। साथियों, मैं तो ये भी कहूंगा कि हुक्मरानों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होते, हुक्मरानों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होते, कभी उनके ऊपर शोषण नहीं होते, कभी उनकी बहन बेटियों के साथ शोषण नहीं होते। एक दामनी मारी गई, पूरे दिल्ली में, पूरे देश में जो है मोमबत्तियां जलाई गई, और रोज जो है दामनियां मारी जाती हैं, दलितों की दामनियां मारी जाती है।
कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं होता। हम भी उन्हीं में शामिल थे। जब दामनी मारी गई तो पूरे दिल्ली में जो है बवाल मचाया, पूरे दिल्ली में मोमबत्ती ये वो सब चीजें करी। मगर जब हम देखते हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, मिनटों के हिसाब में होता, राजस्थान का है 2 घंटे के एक घंटे के अंदर 8 बलात्कार है। वो हैं जो लोगों को पता लग जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लग जाते हैं, नहीं तो पता नहीं कितने बलात्कार रोज होते हैं वहां पे। तो आज ये भी स्थिति है लॉकडाउन के चलते कि काम जब देंगे जब आप हमसे जो है शरीर का लेन देन करोगे। अभी ये खबर है आज तक पे चलाई थी, समझिए। तो ये स्थिति है। ये कौन से देश में जी रहे हैं हम लोग। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना था कि हम लोग समता मूलक समाज में जिए, हम लोग सभी को, सभी देश के सभी लोगों को, सभी जातियों को स्वतंत्र समानता बंधुत्व और न्याय का अधिकार हो। मगर ऐसा तो आज 70 सालों तक भी नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप लोगों की आज तक सत्ता नहीं आई, क्योंकि आज तक हम लोग अपने वोट के अधिकार को नहीं समझ पाए। जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को खो के हमको दिलाया था, उस वोट के अधिकार को हम लोग आज तक नहीं समझ पाए। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जाने के बाद भी आज तक हम लोग आज तक स्थापित नहीं हो पाए, सत्ता में स्थापित नहीं हो पाए। तो इसी के चलते हम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहे हैं, हम लोगों की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, सब कुछ ये गलत हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हुक्मरान नहीं है। मैं इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। मुगल इस देश में आए तो थोड़े से आए थे, किसी ने नहीं सुना होगा कि मुगलों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए, उनके कानून, उनके हक अधिकारों का हनन हुआ। इस देश में अंग्रेज थोड़े से आए थे, इस देश में अंग्रेज थोड़े से आए थे, किसी ने नहीं सुना होगा कि वायसराय की बेटी के साथ ऐसे ऐसे मामला हुआ था, उसके हक अधिकारों का हनन हुआ था। इस देश में जो आज की सरकार है वो लोग भी इतने से ही हैं, उनके साथ भी कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक वाल्मीकि ने किसी राजपूत की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, किसी पंडित के साथ बलात्कार कर दिया, क्योंकि उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होते। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हुक्मरानों के बहन बेटियों के साथ कभी अत्याचार नहीं होते, कभी शोषण नहीं होते। तो इसी को बात को सोचते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है, इस देश का शासक जमात बनना है। मगर ये बात हमारे लोगों तक वो बात नहीं आ सकी। ये बात लिखी तो उन महारों ने लिखी, महाराष्ट्र के महारों ने लिखी, अपने दिल में लिखी और दिमाग में लिखी। मैं आपको एक बात और बता दूं, जब उन्होंने ये बात कही थी तो लोगों के घरों में दीवारें नहीं थी। जब ये दीवारें नहीं थी क्योंकि हमारे लोगों के घरों में दीवार नहीं होती थी पहले, तो झोपड़ियां होया करती थी, बल्लियों पे होया करता था। उन लोगों ने ये बात लिखी तो अपने इस बात को दिल पे लिखने का काम किया और दिलों दिमाग पे लिख के ये बात काम करने किया। और आज उसी बात को, उसी कारवा को, जो कारवा बहुत पीछे छूट चुका था, उसी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद साहब, माननीय विनय रतन साहब और मेरे जैसे तमाम, आप जैसे तमाम नौजवान युवा जो है दर बदर भटकते फिर रहे हैं और लोगों को तैयार कर रहे हैं और वोट के अधिकार की उसको जो है पावर समझा रहे हैं। वोट का अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब ने हमको दारू पौआ अद्धे बोतलों में बिकने के लिए नहीं दिया था। वोट का अधिकार दिया तो इस समाज को हुक्मरान बनने के लिए दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि जो लोग वोट के, जिनकी ज्यादा वोट है, अगर वो वोट का उपयोग सही करेंगे तो वो इस देश का हुक्मरान बन जाएंगे। और हुक्मरान बन जाएंगे तो इनके ऊपर हो रहे 5000 सालों से ऊपर हो रहे अत्याचार शोषणों से इनको मुक्ति मिल जाएगी। मगर इस बात को हमारे लोग आज तक नहीं समझ पाए। अगर हमारे लोग इस बात को समझ पाते तो आज हमारे ऊपर जितने अत्याचार, शोषण, ये छोटी छोटी ये सारी तमाम चीजें हैं जो 30 साल से हमारे ऊपर ठेकेदारी प्रथा और तमाम भी जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजों का हमको निवारण मिल जाता। मगर ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा उन तमाम साथियों से, चलो जो जब नहीं किया तो आज करेंगे, आज करेंगे। आपकी, सबकी, मेरी, सबकी, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं उन तमाम लोगों की इज्जत जो है संविधान के आधार पे है। अगर ये संविधान ना होता तो हम लोगों को कौन पूछ रहा था। जब इस संविधान की बदौलत 3 पीढ़ी में हमारी इतनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है। आज मैं अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, फोन लेके घूम रहा हूँ, यहाँ बात रखने का मौका दे रहा हूँ, गाड़ियों में चल रहा हूँ, आप लोगों के महंगे मकान है, शादियां करते हो, मजबूती से लटके की पावर से अपने लोगों का कोई मामला होता है तो उसके साथ खड़े होते हो। अगर 3 पीढ़ी में इतना अच्छा हाल हो सकता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर यही संविधान अगर 100 साल चल जाए तो हम लोग उन लोगों के बराबर खड़े हो जाएंगे जो लोग हमारे ऊपर 5000 सालों से शोषण करते आ रहे हैं। मगर ये जानते हैं कि अगर ये संविधान जिंदा रहा, अगर ये संविधान रहा तो ये लोग जो कल तक हमारे लोग गू उठाया करते थे, कल तक हमारी जो है गोबर उठाया करते थे, कल तक हमारे गू गोबर उठाने के बदले रोटी मांगा करते थे, वो लोग हमसे ऊपर चले जाएंगे। फिर हमारी रहे हैं, संविधान की हत्या करते जा रहे हैं। ये बात हम लोग अभी तक नहीं जानते थे मगर अब जान गए हैं। तो आओ आज हम लोग प्रण लेते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, संविधान की रक्षा कौन करेगा। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।
मैं धन्यवाद वाले हैं, इसकी मैं यहीं से घोषणा दोबारा करूंगा आके। और भाई विनोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, परवीन जी का धन्यवाद, भाई दिगान साहब शाहपुरा वाले मामले में उसमें जो है